अब हम पढ़ने वाले हैं एबिराटिरॉन एसीटेट के बारे में। तो एबिराटिरॉन जो रहता है एक इरिवर्सिबल इनहिबिटर होता है एंजाइम का, जिसको बोलते हैं 17 अल्फा हाइड्रोक्सिलेज और 1720 लाइएज। ये दोनों 17 अल्फा हाइड्रोक्सिलेज और 1720 लाइएज जो एंजाइम होते हैं, ये ग्रुप ऑफ एंजाइम होते हैं CYP17 का। तो इसलिए हम लोग बोलते हैं एबिराटिरॉन जो रहता है वो सेलेक्टिव इरिवर्सिबल इनहिबिटर होता है CYP17 का। और ये जो एंजाइम होता है बेसिकली टेस्टोस्टेरॉन के बनने में इन्वॉल्व रहता है, कोलेस्ट्रॉल से टेस्टोस्टेरॉन बनता है। तो अगर जब CYP17 इनहिबिट हो जाता है तो एंड्रोजन प्रोडक्शन जो रहता है वो जो रहता है नहीं हो पाता है। और बेसिकली अगर हम बात करें तो एंड्रोजन जो प्रोड्यूस होता है हमारे टेस्टिस से होता है, एड्रिनल ग्लैंड से होता है, और जो ट्यूमर रहता है प्रोस्टेट वो भी एंड्रोजन प्रोड्यूस करता है। तो इसकी वजह से क्या होता है, कंप्लीट ब्लॉकेट हो जाता है। अगर हम बात करें GnRH एनालॉग का, तो वो बेसिकली अगर जब हम GnRH एनालॉग्स यूज करते हैं तो वो सिर्फ टेस्टिकुलर टेस्टोस्टेरॉन को कम करता रहता है, बट जो एबिराटिरॉन होता है वो सारे सोर्सेस को इनहिबिट कर देता है। तो अगर हम बात करें तो अगर कोई कास्ट्रेशन रेजिस्टेंस है प्रोस्टेट कैंसर, तो ऐसे केस में हम जो है एबिराटिरॉन का यूज कर सकते हैं। तो सबसे पहला जो इंडिकेशन होगा इसका, अगर हम बात करें इंडिकेशन की, तो सबसे पहला इंडिकेशन होगा कास्ट्रेशन रेजिस्टेंट जो रहता है मेटास्टैटिक कैंसर, उसमें यूज करते हैं। क्योंकि हमने पहले कास्ट्रेशन किया, कास्ट्रेशन करने के बाद टेस्टिकुलर जो है एंड्रोजन प्रोडक्शन उसको बंद कर दिया। आइदर हम वो सर्जरी से करते हैं या LHRH एगोनिस्ट से करते हैं। अगर उससे भी ट्यूमर ग्रो हो रहा है तो हम सारा सोर्स ब्लॉक कर देते हैं, और उसके लिए हमें एबिराटिरॉन को यूज करना पड़ेगा। अगर हम बात करें तो एबिराटिरॉन को हमें प्रेडनिसोन के साथ यूज करना होता है, क्योंकि जब हम CYP17 ब्लॉक करते हैं तो उसकी वजह से एल्डोस्टेरॉन जो रहता है वो बढ़ जाता है। तो यूजुअली हम प्रेडनिसोन यूज करते हैं ताकि जो मिनरलोकॉर्टिकॉइड एक्सेस है उसका प्रिवेंट किया जा सके। फिर कास्ट्रेशन रेजिस्टेंस के अलावा हम लोग इसको कास्ट्रेशन सेंसिटिव में भी यूज कर सकते हैं, और इसको हम ADT के साथ भी यूज कर सकते हैं। यूजुअली अगर हम बात करें GnRH एनालॉग को, GnRH एनालॉग, तो अगर इसकी डोजेस की बात करें तो यूजुअली जो रहता है एबिराटिरॉन जो रहता है यूजुअली हम यूज करते हैं प्रेडनिसोन के साथ। तो जो एबिराटिरॉन होता है ये 500 मिलीग्राम BD होता है, जबकि प्रेडनिसोन होता है 5 मिलीग्राम BD होता है। तो इस तरीके से हम याद कर सकते हैं। तो ये जो रहता है 500 मिलीग्राम BD रहता है, और प्रेडनिसोन जो रहता है वो 5 मिलीग्राम BD रहता है। तो प्रेडनिसोन हम क्यों दे रहे हैं, हमें जो मिनरलोकॉर्टिकॉइड साइड इफेक्ट है उसको कम करना है। तो यूजुअली जो रहता है एबिराटिरॉन को हमें जो रहता है खाली पेट लेना रहता है, जैसे हम PPI को लेते हैं, क्योंकि अगर हम खाने के साथ लेंगे तो एबिराटिरॉन का एब्जॉर्प्शन बढ़ जाता है और उसकी वजह से टॉक्सिसिटी भी बढ़ जाती है। अगर हम बात करें साइड इफेक्ट की, तो यूजुअली जो रहता है एल्डोस्टेरॉन एक्सेस की वजह से पेशेंट को हाइपरटेंशन हो सकता है और हाइपोकैलेमिया हो सकता है। इसलिए हम लोग इसमें जो रहता है प्रेडनिसोन देते हैं। तो यूजुअली जो यहाँ पे प्रेडनिसोन दे रहे हैं उससे हाइपरटेंशन कम होता है। फिर दूसरा, ये एल्डोस्टेरॉन एक्सेस की वजह से फ्लूइड रिटेंशन और एडिमा हो सकता है। एबिराटिरॉन जो रहता है हिपैटोटॉक्सिक होता है, लीवर को डैमेज कर देता है। इसको लेने के बाद जो रहती है फटीग, सुस्ती आती है, क्योंकि एंड्रोजन का प्रोडक्शन कहीं से भी नहीं हो रहा है और माइल्जिया हो जाता है। फिर अगर हम बात करें तो QT प्रोलॉन्गेशन कराता है, तो QT प्रोलॉन्गेशन की वजह से जो रहता है कार्डियक इवेंट भी हो सकते हैं। तो कॉन्ट्रा इंडिकेशन क्या होता है, अगर किसी को सीवियर लीवर डिसफंक्शन है, अगर चाइल्ड पोग क्लास C का है, तो ऐसे केस में हमें एबिराटिरॉन नहीं यूज करना चाहिए। दूसरा, अनकंट्रोल्ड हाइपरटेंशन है तो ऐसे में भी यूज नहीं करना चाहिए। फिर एबिराटिरॉन जो होता है वो टेराटोजेनिक होता है, इसलिए ये प्रेगनेंसी में बिल्कुल ही कॉन्ट्रा इंडिकेटेड होता है, उसमें हमें नहीं यूज करते हैं। ड्रग इंटरेक्शन की बात करें तो जो CYP3A इंड्यूसर अगर होंगे, तो अगर हम CYP3A4 इंड्यूसर यूज करेंगे, जैसे कि CYP3A4 इंड्यूसर होते हैं रिफैम्पिसिन और फेनिटोइन, तो ये जो रहता है एबिराटिरॉन के लेवल को कम कर देते हैं। फिर अगर हम CYP2D6 पर
काम करने वाले अगर यूज़ करेंगे जैसे कि मेटोप्रोलॉल, ओपियोइड्स, तो ऐसे में भी हमें डोज एडजस्टमेंट की ज़रूरत होगा। जबकि CYP3A इनहिबिटर जो रहेगा इसके डोज को बढ़ा देते हैं जैसे कि कीटोकोनाजोल। तो यूजुअली जो अगर हम बात करें तो मेन क्या होता है CYP3A4। तो CYP3A4 से ये मेटाबोलाइज होता है। अगर CYP3A4 को अगर हम ले लेंगे जो उसको इनहिबिट करता है तो इसके डोज को बढ़ा देता है जिसकी वजह से ये टॉक्सिक हो जाता है। अगर हम बात करें एबिराटिरॉन और इंजलूटामाइड में, क्योंकि मोस्ट कॉमनली यही दोनों यूज करते हैं, तो एबिराटिरॉन जो रहता है वो एंड्रोजन सिंथेसिस के इनहिबिट करता है, वो CYP17 इनहिबिटर होता है। जबकि एनजलूटामाइड जो रहता है एंड्रोजन रिसेप्टर एंटागोनिस्ट होता है और ये सेकेंड जनरेशन का होता है। दोनों जो रहता है मेटास्टैटिक प्रोस्टेट कैंसर में यूज करते हैं, चाहे वो कास्ट्रेशन रेजिस्टेंस हो या कास्ट्रेशन सेंसिटिव हो। अगर हम बात करें प्रेडनिसोन का, तो प्रेडनिसोन एबिराटिरॉन के साथ हमें प्रेडनिसोन देना पड़ता है, जबकि एनजलूटामाइड में हमें कोई भी ड्रग नहीं देना पड़ता है। कार्डियक रिस्क की बात करें तो दोनों में होता है, और एबिराटिरॉन जो रहता है यूजुअली हाइपरटेंशन कराता है बिकॉज ऑफ एल्डोस्टेरॉन इफेक्ट, हाइपोकैलेमिया और इडिमा हो सकता है। जबकि एनजलूटामाइड से जो रहता है, अगर हम एनजलूटामाइड की बात करें तो एपिलेप्सी या सीजर होता है, तो एपिलेप्सी होता है और ये क्यूटी प्रोलॉन्गेशन कराता है। अगर हम बात करें तो एनजलूटामाइड में एनर्जी और डाउन हो जाती है, तो एनर्जी बहुत कम हो जाती है, फटीग इसमें और ज़्यादा रहता है, और एबिराटिरॉन में भी फटीग होता है क्योंकि दोनों में जो रहता है, अगर बात करें तो एंड्रोजन कम कर दे रहा है। ड्रग इंटरेक्शन की बात करें तो जो रहता है, अगर हम CYP3A इंड्यूसर इनहिबिटर यूज करेंगे तो उससे ये इंटरेक्ट कर देता है, जबकि इंजलूटामाइड खुद ही एक इंड्यूसर होता है। फिर अगर ओवरऑल अगर हम बात करें तो जो एबिराटिरॉन होता है वो सारे एंड्रोजन ब्लॉक कर देता है, चाहे वो टेस्टिस हो, एड्रिनल हो या ट्यूमर हो। इसलिए हमेशा इसको प्रेडनिसोन के साथ देना चाहिए टू प्रिवेंट मिनरलोकॉर्टिकॉइड एक्सेस। और ये मेटास्टैटिक प्रोस्टेट कैंसर में यूज होता है, चाहे वो कास्ट्रेशन रेजिस्टेंस हो या कास्ट्रेशन सेंसिटिव। और यूजुअली जो रहता है हमें पेशेंट का BP मॉनिटर करना चाहिए, पोटेशियम लेवल और लीवर फंक्शन। तो ये जो रहता है एबिराटिरॉन के बारे में।